हेलो दोस्तों। तो लैब असिस्टेंट के लिए जो हम क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हैं उनमें केमिस्ट्री के लिए जो मैं सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ उसमें इस सीरीज का फर्स्ट सीरीज है ये। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कैरोलाइट इज़ द ओर ऑफ। कैरोलाइट किसका अयस्क है? फर्स्ट इज़ वैनेडियम, सेकंड इज़ कोबाल्ट, थर्ड इज़ आयरन एंड लास्ट वन इज़ टिन। तो कैरोलाइट किसका अयस्क है? तो कैरोलाइट को पहली बात यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं करना है कि कैरोलाइट है क्रायोलाइट है, क्योंकि कैरोलाइट अलग है और क्रायोलाइट अलग है। ठीक है, ये कैरोलाइट है। तो कैरोलाइट जो ओर है वो है कॉपर और कोबाल्ट का। ठीक है, कॉपर और कोबाल्ट इन दोनों का क्या है, कंबाइंड ओर है। तो ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन में आपको केवल कोबाल्ट दे रखा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं क्रायोलाइट की कि क्रायोलाइट किसका ओर है, तो क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है, क्रायोलाइट किसका ओर है, एल्यूमिनियम का ओर है। उसी तरीके से ओर पे जो बेस्ड क्वेश्चन हो काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक और अगर मैं और पूछूं कि कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन जो है वो किसका ओर है, तो असल में जो कैलामाइन है वो है जिंक कार्बोनेट। तो ऑब्वियस सी बात है किसका ओर हो जाएगा, जिंक का ओर हो जाएगा। उसी तरीके से आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि सिनेबार, ठीक है, सिनेबार किसका ओर है, किसका अयस्क है सिनेबार? आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस बिकॉज। डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयंस बनाते हैं, क्यों? फर्स्ट ऑप्शन इज दे एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर डी एस ट्रांजिशन, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर पी डी ट्रांजिशन, दे एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर डी डी ट्रांजिशन, दे डू नॉट एब्जॉर्ब एनी एनर्जी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ा होगा क्लास 12th में, तो उस टाइम पे आपने ज़रूर ये वाला टर्म पढ़ा होगा डी डी ट्रांजिशन। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विद इन डी ऑर्बिटल ही ट्रांजिशन करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे डी ऑर्बिटल के अंदर ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। और इस मूवमेंट के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसके कारण ही क्या होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं वो कलरफुल दिखाई देते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का दिखाई देता है, बैंगनी कलर का दिखाई देता है। तो उसका जो रीजन है वो क्या है, डी डी ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नाउ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na in NaCl structure. First option is 12, second is 10, थर्ड ऑप्शन इज 8, लास्ट वन इज 6। क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है Na का वो कितना है। पहली बात, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एंटिटी का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमें ये बताता है कि उसके सराउंडिंग में कितनी एंटिटीज़ हैं, मिनिमम कितनी एंटिटीज़ हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें NaCl में, तो इसका कहने का मतलब ये है कि Na कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है, सोडियम आयन जो है वो कितने क्लोराइड आयन से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 12, 10, 8 एंड 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6। जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, FCC स्ट्रक्चर होता है। और इसमें प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा हुआ होता है, और उसी तरीके से हर एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से घिरा हुआ होता है। तो हम कह सकते हैं कि सोडियम तथा क्लोराइड आयन के जो कोऑर्डिनेशन नंबर हैं वो कितने कितने हैं, 6 हैं। इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड की तरह ही आपने एक और स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं सीजियम क्लोराइड। ठीक है, CSCl। तो CSCl जो है इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? क्या वो FCC स्ट्रक्चर होता है, क्या वो सिंपल क्यूबिक होता है, या बॉडी सेंटर्ड होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, CSCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। यानी कि इसमें जो हमारे पास एक लैटिस पॉइंट होता है वो ठीक बॉडी के सेंटर में होता है, क्यूब के सेंटर में होता है, और वहाँ पे कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम CSCl की बात करें तो CSCl में जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होगा सीजियम आयन और क्लोराइड आयन का वो होता है 8। ठीक है, ध्यान रखना NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6, और CSCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 8 है। NaCl में जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो है FCC, और CSCl में जो लैटिस स्ट्रक्चर वो है वो किस तरीके का है, BCC है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज़ द वीकेस्ट? क्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन, ब्रोमाइड आयन, फ्लोराइड आयन।
ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास जो वीकेस्ट बेस होगा वो होगा फ्लोराइड आयन, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो हैलोजन फैमिली है, हैलोजन फैमिली में सबसे ऊपर आता है फ्लोरीन, फिर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और आयोडीन के नीचे भी आर्टिफिशियल एक हैलोजन आता है, बट उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ के लिए जाएंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, असल में इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ठीक है। इनकी क्या होती जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे के लिए बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो वीकेस्ट बेस होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, ये फ्लोराइड नहीं होगा बल्कि ये हो जाएगा आपके पास कौन सा, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखें नीचे जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो उसके अपोजिट बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो हमारे पास आयोडीन आयन जो है वो क्या होगा, वीकेस्ट बेस होगा। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोहर रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज, ठीक है। बोहर रेडियस क्या होती है, अगर आप देखें बोहर का एटॉमिक मॉडल आपने पढ़ा होगा, तो बोहर के एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसकी जो रेडियस होती है उसको कहा जाता है बोहर रेडियस, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब कभी कभी एंगस्ट्रॉम दिया रहता है, कभी कभी दिया रहता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में इसने बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कर रखा है। किस तरीके से इसने क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना दिया है, यहाँ देखिए 0.529 0.529, ठीक है, लेकिन यहाँ दे रखा है 10⁻⁻8 मीटर, तो ये तो पहला वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। सेकंड देखिए 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर, तो इसने यहाँ पे थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन कर रखा है, तो इसने 29 को 3 लिखा हुआ है, तो 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ 5.29 इंटू 10⁻8 मीटर, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ दे रखा 5.29 इंटू 10⁻10 मीटर, यहाँ ये तो ठीक है 10⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम तो ठीक है, लेकिन 5.29 नहीं है, वो 0.529 है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ध्यान रखना है बोहर रेडियस जो होता है वो कितना होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.53 एंगस्ट्रॉम या 0.529 इंटू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम -10 मीटर, ठीक है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान से देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एटॉमिक रेडियाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप पीरियोडिक टेबल में राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि पीरियड किन को कहते हैं और ग्रुप किन को कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। अगर आप ऐसी जो लाइंस होती हैं उनको कहते हैं पीरियड्स, और जो हमारे पास वर्टिकल जो लाइंस होती हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है ग्रुप, ठीक है। मतलब इस टाइप की जो टेबल्स बनी होंगी उनको हम ग्रुप कहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल होंगे उनको हम क्या करेंगे, पीरियड कहेंगे। अब ध्यान रखना मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये कोई पीरियड है, ये कोई पीरियड है, ठीक है। तो जब आप पीरियड में क्या करोगे, देखिए ध्यान से सोचना, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट दिया रहता है वो आपके हिसाब से दिया रहता है, पीरियोडिक टेबल के हिसाब से नहीं दिया रहता। मतलब आप पीरियोडिक टेबल की तरफ पेट करके नहीं होंगे खड़े, आप पीरियोडिक टेबल की तरफ अपना मुँह ही रखेंगे और अपने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट का मतलब है आपके राइट से आपके लेफ्ट की तरफ के लिए, मतलब यहाँ से, इस क्वेश्चन में यहाँ से इस तरफ के लिए पूछ रहा है कि जब हम इस तरफ से इस तरफ के लिए चलेंगे तो एटॉमिक रेडियाई पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ, जब आप क्या करेंगे पीरियोडिक टेबल में अपने लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ के लिए मूव करेंगे, ठीक है, अपने लेफ्ट से राइट हैंड साइड की तरफ के लिए मूव करेंगे, तो जो एटॉमिक साइज होता है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एटम, मतलब यहाँ पे रिलेटिव कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, जो रिलेटिव एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। और जब आप ग्रुप में क्या करोगे, नीचे की तरफ के लिए मूव करोगे, तो उस कंडीशन में जो एटॉमिक रेडियाई होता है या एटॉमिक जो साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो यहाँ लेफ्ट टू राइट नहीं पूछा गया है, बल्कि यहाँ राइट टू लेफ्ट पूछा गया है। तो अगर मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है राइट से लेफ्ट आने पे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है इंक्रीजेस, सेकंड ऑप्शन डिक्रीजेस, थर्ड ऑप्शन रिमेन्स कांस्टेंट, और डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस,
आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर कंटेन नाइट्रोजन, कौन सा बहुलक नाइट्रोजन रखता है, मतलब उसके पास नाइट्रोजन का क्या कहते हैं एटम होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज पीवीसी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज टेफ्लॉन, थर्ड ऑप्शन इज टैरिलीन, लास्ट ऑप्शन इज नाइलॉन 66। तो अगर हम बात करें पॉलीमर की, तो पॉलीमर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पॉलीमर में हमारे पास अगर हम बात करें पीवीसी की, तो पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका जो मोनोमर है वो क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, और उसके बाहर से ब्रैकेट के अंदर से फिर 2 ब्रांच बाहर की तरफ के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पीवीसी को देखो तो पीवीसी क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो इसमें कहीं पर भी नाइट्रोजन का टर्म नहीं आ रहा। उसी तरीके से टेफ्लॉन, ठीक है। तो टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन जो है वो है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें भी आ रहा है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, फ्लोराइड आ रहा है और कार्बन आ रहा है, तो ये तो है नहीं। टैरिलीन, ठीक है। अब टैरिलीन है क्या, टैरिलीन असल में इसके अगर हम मोनोमर की बात करें, ठीक है, ये कोपॉलीमर है। आपने 2 टाइप के पॉलीमर पढ़े होंगे। एक पॉलीमर वो होते हैं जिनमें केवल एक ही टाइप के मोनोमर होती हैं, जिनमें जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं वो केवल एक ही टाइप की होती हैं, और दूसरी वो होती हैं जिनमें अलग अलग टाइप्स के, मोर देन 1 हो सकता है, मतलब एक से ज़्यादा मोनोमर हो सकते हैं, तो उनको हम कोपॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पे जो टैरिलीन है वो कोपॉलीमर है, और इसके जो मोनोमर्स हैं वो क्या हैं, टेरेथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल हैं, ठीक है। टेरेथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल है। इंपॉर्टेंट है ये कि मोनोमर भी आपको ध्यान होने चाहिए। पीवीसी का है विनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन का है कार्बन टेट्राफ्लोराइड, और यहाँ पे हमारे पास टैरिलीन का क्या है, टेरेथैलिक एसिड, उसी में दे रखा है, टैरिलीन में ही पता चलना है, इसको डेक्रॉन भी कहते हैं। तो इसका होता है टेरेथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकॉल। अब यहाँ पे जो लास्ट है हमारे पास नाइलॉन 66। तो नाइलॉन आपने पढ़ा होगा, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66, नाइलॉन 610। तो नाइलॉन 6 का तो होता है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। नाइलॉन 66 हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। तो नाइलॉन 66 में क्या होता है, हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन। तो यहाँ तक तो चलो ठीक है, हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन। अब तुम जानते हो जहाँ पर भी एमीन आएगा वहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रोजन तो पक्का आएगा, NH2 NH3 इस टाइप के टर्म्स आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, नाइलॉन 6 का जो मोनोमर है वो ये कोपॉलीमर है, तो इसमें आएगा हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड आता है इसमें। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नाइलॉन हो जाएगा। नाइलॉन में क्या आता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का एटम आता है, ठीक है। तो नाइलॉन 66 का जो मोनोमर है वो क्या है, वो है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन प्लस एडिपिक एसिड, और नाइलॉन 610 का जो है वो है हेक्सामिथाइलिन डाईएमीन प्लस सेबासिक एसिड, और नाइलॉन 6 का मैंने अभी आपको बताया कि वो क्या है, कैप्रोलैक्टम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिग्निफाइज, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होती हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं, उनका क्या रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, सोच के बताइए ज़रा, मन में ही बता दीजिए अगर आप। तो जो हमारे पास क्वांटम नंबर का जो कंसेप्ट था वो दिया था बोहर ने, ठीक है। तो जो हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं बेसिकली वो क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हर क्वांटम नंबर का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, वो किसी न किसी चीज़ के बारे में हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे अगर हम बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो असल में जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें ऑर्बिट के साइज, या मैं बेसिकली ये कहूँ तो वो एक तरीके से बोहर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था वो हाइड्रोजन के लिए लिया था, तो वो जो हमारे पास एटम का जो साइज होता है उसको सिग्निफाई करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज करता है। तो वहाँ पे अगर आप बोहर की रेडियस देखें जिसको हम कहते हैं Rn इज इक्वल टू, यानी कि nth ऑर्बिट की जो रेडियस होती है वो होती है n²h²ε0/π z/e²m, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है असल में वो एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने दे रखा है
साइज ऑफ द ऑर्बिट, ये कौन रिप्रेजेंट करता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं। तो असल में जो हमारे पास एल होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं वो किस शेप के हैं। जैसे एस ऑर्बिट होता है, पी होता है, डी होता है, तो आपने देखा होगा एस बिल्कुल क्या होता है, स्फेयर की तरह होता है। फिर जो आप पी ऑर्बिट देखते हैं वो क्या होते हैं, डम्बेल की तरह होते हैं। तो असल में जो हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होते हैं वो शेप को बताते हैं। किसको बताते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिट बताते हैं कि उनका जो ऑर्बिटल का जो शेप होगा वो क्या होगा। इसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अच्छा यहाँ पे देखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, एल के करस्पॉन्डिंग है। इसके बाद हमारे पास थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनका स्पेशल ओरिएंटेशन कैसा है, वो ऑर्बिट्स जो हैं वो किस तरीके से इंक्लाइंड हैं स्पेस में, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बेसिस पे दी जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, आपने कहीं पर ऐसा फिगर पक्का देखा होगा, इस टाइप का मैं बना लेता हूँ, इस टाइप का, जहाँ पर आपको ऐसा फिगर दिखाई दे, आप थोड़ा सा देखना, यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाए रहते हैं, तो आप इसको चेक करना, वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि ये जो हमारे पास इस टाइप का जो शेप होता है उसका मेन रीजन क्या है, वो है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन द स्पेस दैट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। अब जो हमारे पास स्पिन ऑफ ऑर्बिटल्स हैं इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्पिन क्वांटम नंबर के थ्रू, ठीक है, s के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। असल में जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है जिसको हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी भी ऑर्बिट में हमें इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन को बताता है कि वो क्लॉकवाइज ओरिएंट है या एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंट है। और मैं इन टोटल कह सकता हूँ कि अगर आप फिर कैपिटल एस को देखें तो कैपिटल एस क्या करता है, स्पिन ऑफ ऑर्बिट को बताता है इन टोटल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सिग्निफाइज दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द स्पेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ इंसेक्टिसाइड गैमेक्सिन। ठीक है, कीटनाशक जो है जिसको हम गैमेक्सिन कह रहे हैं उसका रासायनिक नाम क्या है। फर्स्ट इज DDT, second is benzene hexachloride, third one is chloral and last one is para-dichlorobenzene। तो पहली बात इंसेक्टिसाइड यानी कि जिसका यूज किया जाता है इंसेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, तो पहला जो ऑप्शन है वो है DDT। तो DDT आपने बहुत फ्रिक्वेंटली सुना होगा और इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि DDT का फुल फॉर्म क्या है, इसका केमिकल नाम क्या है, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो DDT क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन। ध्यान से सुनिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। तो ये तो नहीं है, इसको गैमेक्सिन नहीं कहा जाता है, ठीक है, DDT को गैमेक्सिन नहीं कहा जाता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। इसके बाद हम बात करें बेंजीन हेक्साक्लोराइड की, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसको क्या क्या कहा जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड को, असल में ये भी इंसेक्टिसाइड है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को शॉर्ट में लिखते हैं BHC और इसी को कहा जाता है गैमेक्सिन, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गैमेक्सिन कहा जाता है। इसको कहा जाता है लिंडेन भी कहा जाता है, इसको LYNDANE, लिंडेन भी इसी को कहा जाता है। इसका जो कमर्शियल नेम है वो है 666। ये सारे के सारे इसी के नाम हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम है, गैमेक्सिन हो गया, लिंडेन हो गया, 666 हो गया, सारे बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड B6H6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आया है क्लोरल। क्लोरल क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरल जो है वो है ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड CCl3CHO। क्लोरल जो है वह है CCl3CHO। तो इसका यूज किया जाता है असल में DDT बनाने के लिए, ठीक है, DDT बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरल का यूज किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्ट्रक्चर ऑफ XeF2 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी इज ट्राइगोनल, लीनियर, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने UKSSC ने बहुत सारे जो साइंस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम करवाए हैं उनमें मैंने बहुत जगह ये क्वेश्चन देखा है। इस पे बेस्ड मतलब इस टाइप के क्वेश्चन देखे हैं कि जीनॉन के जो फ्लोराइड है उनके स्ट्रक्चर पूछे गए हैं। तो देखो आपको ध्यान रखना है XeF2 जो है, XeF2 जो है वह है लीनियर, ठीक है। XeF2 कैसा है? लीनियर। मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, ये वाला जो है वो है आपका XeF2 लीनियर। उसके बाद XeF4 जो है वो है स्क्वायर प्लेनर, XeF4 स्क्वायर प्लेनर। और जो XeF6 होता है वो है ऑक्टाहेड्रल। ये असल में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, या कहीं कहीं आपको पेंटागोनल ऑक्टाहेड्रल भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास आपको सबसे पहली बात तो इनके स्ट्रक्चर पता होने चाहिए कि कैसे हैं। XeF2 लीनियर है, XeF4 कैसा है? प्लेनर स्क्वायर है, या स्क्वायर प्लेनर जो भी आपको हो। और XeF6 कैसा है? ऑक्टाहेड्रल, या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, या पेंटागोनल ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, ऑप्शन दिया हुआ इस तरीके से। दूसरा, आपको जीनॉन की जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है। अगर मैं XeF2 की बात करूं तो इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3d फर्स्ट वाले में, ठीक है। XeF2 में ये है इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसके बाद XeF4 वाले में इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3d2, ठीक है। और जो लास्ट वाला है XeF6 इसमें जो जीनोन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो है sp3d3। सिंपल सा याद करने के लिए सही है। XeF2 का सेफ है लीनियर, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है जीनोन का वो है sp3d। इसके बाद XeF4 का जो सेफ है वो है स्क्वायर प्लेनर, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2। और XeF6 का जो सेफ है वो है ऑक्टाहेड्रल, और इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है जीनोन का वो है sp3d3। तो ये आपको याद रखना। तो इस क्वेश्चन में XeF2 का पूछा था तो सिंपल सा हो जाएगा, लीनियर। दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? तो आपने पक्का कहीं पे पढ़ा होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है पहले आप ये समझ लीजिए। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा हो तो उसको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से, दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको कहा जाता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम के बीच में, मतलब हाइड्रोजन और किसी दूसरे एटम के बीच में क्या बने? हाइड्रोजन बॉन्ड बने। इन दैट केस वी विल कॉल इट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। अब आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर फिनॉल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो सिंपल फिनॉल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बेंजीन कहते हैं, वो क्या होता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं फिनॉल की बात करूँ, ठीक है, तो फिनॉल में क्या है? इंटरमोलिकुलर है, INTERMOLECULAR, इंटरमोलिकुलर है इसमें, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी? पैरानाइट्रोफिनॉल की। पैरानाइट्रोफिनॉल में भी जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन आंसर है वो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या हो जाता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक जो मॉलिक्यूल होगा उसी के अंदर एक ही मॉलिक्यूल में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख जाएगी, या जबकि फिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी, और नाइट्रोइथेन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इंटरमोलिकुलर किसको कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर किसको कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन पोटेंशियल। पहली बात, आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब पता होना चाहिए। वो मिनिमम पोटेंशियल जिसको अप्लाई करने के बाद कोई भी एटम क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है, वो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाता है। और उस आयनाइजेशन पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आप
दे रहे हैं वो उसके क्या कहलाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। सिंपल सी बात है, आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू बी एन आयन। सिंपल से आयन बनने के लिए उसको मिनिमम जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो उसके क्या कहलाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। अब आपको ध्यान रखना है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप पीरियड में आप क्या करते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ के लिए मूव करते हो, तो जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता है, छोटा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा छोटा होगा न्यूक्लियस के उतने ज़्यादा नज़दीक जाते जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे उतना ज़्यादा क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से उसको बाहर निकाल पाना मुश्किल होता जाएगा। यानी कि अगर आप पीरियड में आप क्या करो, लेफ्ट से राइट की तरफ के लिए मूव करो, इन दैट कंडीशन जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि साइज़ तो छोटा होता जा रहा, रिलेटिवली ना साइज छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखें तो लिथियम और सोडियम तो ग्रुप में आते हैं ऐसे में। ठीक है, तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे साइज बड़ा होता जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से पुल आउट किया जा सकता है। यानी कि जब आप क्या करोगे, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू IP जो होगा वो डिक्रीज करेगा जब आप नीचे की तरफ के ले जाओगे ग्रुप में। और अगर आप पीरियड में चल रहे हो तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे आपके लिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। बट इसके कुछ अपवाद भी हैं बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो हमारे पास लिथियम है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है और उसी के नीचे क्या आता है, सोडियम भी आता है। ठीक है, ऐसे लिखा रहता है ना। अगर हम पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, और फिर यहाँ पे R भी आ जाएगा, रुबिडियम, फिर आ जाएगा सीजियम और फिर फ्रेंसियम। मतलब इनके नीचे हैं ये सारे, मैंने यहाँ नीचे नहीं लिखा बट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, लिथियम और अगर सोडियम को कंपेयर करें तो लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो बी वाला ऑप्शन तो अपने आप गलत हो जाएगी क्योंकि मोस्ट पूछा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो लिथियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा लिथियम और फिर लिथियम आएगा फर्स्ट ग्रुप में। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन आएगा ग्रुप 15 में और उसके बाद आएगा ऑक्सीजन ग्रुप 16 में। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि लेफ़्ट से राइट जाने पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, तो कायदे से यहाँ पे ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अपवाद है यहाँ पे कि नाइट्रोजन की जो पोटेंशियल आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इसका सेल्फ फिलिंग जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए जाते हैं सेल में, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल आउट करना ज़्यादा टफ होता है इन कंपैरिजन ऑफ ऑक्सीजन। इस वजह से नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ नाइट्रोजन। आपको याद रखना है कि पीरियड में ऐसे चलने पे, लेफ्ट से राइट चलने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एटॉमिक रेडिया डिक्रीज हो जाती है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज हो जाएगी और आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट इसके कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपके लिए ऑप्शन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। याद से आप कमेंट में इनको मेंशन जरूर करें कि आपको इनको अरेंज करना है इन द सीक्वेंस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, असेंडिंग में बताना है, सबसे पहले सबसे छोटा आएगा कि सबसे कम किसकी है, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये बहुत मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था कि ये कंपाउंड क्या है। तो द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ये जो कंपाउंड हमको यहाँ पे दे रखा है ये क्या है। तो अगर आपको थोड़ा सा आपने तैयारी की है तो आपको आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। क्लोरल तो नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोरल क्या है, ट्राईक्लोरो एसिटाल्डिहाइड है, CCl3CHO है। DDT है ये असल में, क्या है ये, DDT। देखो डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोरीन ये है यहाँ पे, एक क्लोरीन ये, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, 2 फेनिल भी दिखाई दे रहे हैं, ट्राईक्लोरो ईथेन, ये देखो ये ईथेन का एक तरीके से स्ट्रक्चर है ना। तो डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राईक्लोरो, ईथेन, ट्राईक्लोरो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं,
ठीक है, तो ये क्या है, DDT है। अब यहाँ पे दे रखा है लिंडेन और BHC। तो मैंने अभी अभी बताया था आपको कि लिंडेन और BHC असल में किसके नाम है, गैमेक्सिन के नाम है। ठीक है, किसके नाम है, गैमेक्सिन के नाम है। इसको मैंने अभी आपको बताया भी था कि 666 के नाम से इसको बेचा जाता है, कमर्शियल नेम है इसका, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे जो मैथमेटिकल उसका रिप्रेजेंटेशन है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू एच कट एच ओवर 3 पाई, एच कट नहीं है, एच है, एच ओवर 3 पाई। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड डेल्टा पी दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एच इज द एच क्या है यहाँ पे, कोई मुझे बताएं एच क्या है। एच है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है, 6.63 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड। तो और पाई नंबर है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। अब बहुत जगह पे पहला और दूसरा ऑप्शन तो आप डायरेक्टली कट कर लोगे, ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लेकिन तीसरे और चौथे वाले ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज होगा। क्यों कन्फ्यूज होगा, क्योंकि आपने कई बुक में पढ़ा होगा एच ओवर 2 पाई, ठीक है, और एच ओवर 4 पाई। कुछ में आपने एच ओवर 2 पाई और कुछ में आपने एच ओवर 4 पाई पढ़ा है। असल में आपने एच ओवर 2 पाई कहीं नहीं पढ़ा है, आपने केवल देखा है वो एच ओवर 2 पाई। वो एच नहीं होता, वो होता है एच कट, और एच कट की जो वैल्यू होती है वो होती है एच ओवर 2। ठीक है, तो या तो दे रखा होगा एच कट ओवर 2 पाई या दे रखा होगा एच ओवर 4 पाई। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, एच ओवर 4 पाई। ठीक है, डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा पी इज इक्वल टू एच ओवर 2 पाई, तो ये करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सॉर्ट की डिफेक्ट अराइजेस इफ some of the lattice point in the crystal are unoccupied, ion occupied and interstitial position between the lattice points. Third option is electrons occupy interstitial position and last one is the electrons generates holes. आपने दो टाइप के डिफेक्ट पढ़े होंगे, सॉर्ट के डिफेक्ट एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट। एक क्वेश्चन पक्का समझिए यहाँ पर से आ सकता है कि सॉर्ट के डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट का जो पूछते ही हैं बेसिक इसमें कि इनमें क्या क्या होता है। तो बेसिकली सॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन और एक एनायन, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन अपनी जगह छोड़कर कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाते हैं। सॉर्ट के डिफेक्ट में तो ऐसा होता है। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, या तो एक कैटायन या तो एक एनायन क्या करते हैं, जो बीच में लैटिस स्ट्रक्चर में जो बीच में जो गैप रहता है जिसको हम कहते हैं अंतर आकाशीय स्थल, वहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होती है फ्रैंकेल में। सॉर्ट के में कंप्लीटली आउट हो जाता है, फ्रैंकेल में इंटरस्टेशियल पोजीशन पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सॉर्ट के डिफेक्ट क्यों अराइज होता है, सम ऑफ द लैटिस पॉइंट्स इन द क्रिस्टल आर अनऑक्युपाइड। ऑब्वियस सी बात है, जब एक कैटायन और एक एनायन अपनी पोजीशन छोड़ के कंप्लीटली बाहर निकल जाए तो कुछ पोजीशंस क्या हो जाएंगी, अनऑक्युपाइड हो जाएंगी। ठीक है, आयंस ऑक्युपाई एन इंटरस्टेशियल पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स, ये गलत है, ये तो फ्रैंकेल डिफेक्ट में होता है। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई इंटरस्टेशियल पोजीशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं एनायन और कैटायन, धनायन और ऋणायन। तो ये तो होंगे नहीं, बी सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर क्या है आपका, ए है। ये क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन जो आ रखा था अभी रिसेंटली जो एलटी हुआ था, एलटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप ऐसा समझ लीजिए कि इन्वायरमेंटल जो साइंस दे रखा है उसमें आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि ग्रीन केमिस्ट्री का पिता किसको कहा जाता है, जनक किसको कहा जाता है। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें दे रखा है प्रोफेसर पॉल टी एनास्तस, और बी ऑप्शन इज जेम्स वॉटसन, सी इज फ्रांसिस क्रिक एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसमें आप तुक्का भी मार सकते हो, 50-50 का चांस ले सकते हो, क्योंकि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, हेलिक्स मॉडल जो पढ़ते हैं ना, ठीक है, तो वो दिया था इन्होंने, तो उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है, अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, नन ऑफ द अबव और फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप अगर आपको नहीं आता तो आप 50-50% पे आप यहाँ पे तुक्का मार सकते हो, और यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो यही है, ए वाला ऑप्शन है, प्रोफेसर पॉल टी एनास्तस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, फिनॉल इज एसिडिक बिकॉज इट हैज़ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप,
रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब ऐसी बातें आपको पता है कि फिनॉल में क्या होता है, रिजोनेंस होता है, अंदर बेंजीन रिंग जो होती है उसमें रिजोनेंस होता है, और रिजोनेंस की वजह से ही फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर इज सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स स्टेटमेंट इज नॉन एज। तो अगर आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद किसी इंडिविजुअल टॉपिक की याद आई होगी तो वो होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पक्का पढ़ा होगा, आपको वहाँ पे कुछ लॉज आपने पढ़े होंगे, प्लांक्स लॉ आपने पढ़ा होगा। प्लांक्स लॉ कहता है कि जब भी कोई बॉडी रेडिएशन इमिट करती है तो हर वेवलेंथ का रेडिएशन क्या करती है, इमिट करती है, एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आपको मिलता है वेवलेंथ का, यह है प्लांक्स लॉ। उसके बाद आपने पढ़ा होगा वीन्स लॉ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। द वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एनर्जी रेडिएशन शिफ्ट्स टुवार्ड शॉर्टर वेवलेंथ साइड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो वेवलेंथ जिसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादातर एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, वो शॉर्टर वेवलेंथ की साइड क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाएगा। लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और इसके बाद स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के लिए जो हमारे पास रेडिएटेड एनर्जी होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड करती है, और टेम्परेचर, उस बॉडी का जो टेम्परेचर है उसकी 4th पावर पे डिपेंड करती है। यानी कि H = A सिग्मा T⁴। यहाँ पे A क्या है आपका सरफेस एरिया, T टेम्परेचर, और सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी नहीं है। अब आपने एक और लॉ पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं किर्चॉफ्स लॉ। तो किर्चॉफ लॉ क्या कहता है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पे किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए, किसी भी गिवन टेम्परेचर पे किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिविटी का जो रेशियो होगा, यानी कि उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का जो रेशियो होगा, दैट विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द ब्लैक बॉडीज़। सारे के सारी बॉडीज़ के लिए क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। और उसी में ये स्टेटमेंट आता है कि गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर्स, अच्छे अवशोषक ही अच्छे विकिरक होते हैं। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये है किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है। तो ये चारों लॉ आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ब्रैग्स लॉ। ब्रैग्स लॉ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ब्रैग्स लॉ असल में हमें क्या देता है, दो अलग अलग लैटिस लेयर के बीच का जो सेपरेशन होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज n लैम्डा = 2θ sin θ, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ऑप्शन इज n लैम्डा = 2d sin θ। थर्ड ऑप्शन इज 2n लैम्डा = 2d sin θ, और d है n θ/2 = d/2 sin लैम्डा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज क्या होगा, बी, n लैम्डा = 2d sin θ, ठीक है। n लैम्डा = 2d sin θ, दैट इज द ब्रैग्स लॉ, ये इसको कहा जाता है ब्रैग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलिए इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। ऑर्गेनिक बेंजीन तो C6H6 है, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या है भाई, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है, ऑप्शन देखिए, बोरॉन दे रखा है B2H6, B3N3H6, और लास्ट वन इज B3S3O3। तो आप यहाँ भी आप तुक्का मार सकते हो कि जिसका स्ट्रक्चर लगभग बेंजीन जैसा दिख जाए, या जिसका केमिकल फार्मूला लगभग बेंजीन जैसा दिख जाए, वही हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें B3N3 को मिला के इन टोटल वो 3 मिला के 6 हो जा रहा है, तो आप गेस कर सकते थे कि यही आंसर है B3N3H6। असल में इसको कहा जाता है बोराजीन या बोराजोल, बोराजीन या बोराजोल, ठीक है। B3N3H6 को कहा जाता है बोराजीन या बोराजोल कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब क्यों इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है इसको, असल में इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन बोरॉन बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन, और देखिए स्ट्रक्चर इस टाइप का बेंजीन वाला जो स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हर किसी पे क्या होंगे, हाइड्रोजन लगे हुए होंगे। H एक यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। अब देखिए सेम स्ट्रक्चर है बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर, जहाँ NB हैं वहाँ CC लगे हुए रहते हैं बेंजीन में, बस, ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बिल्कुल बेंजीन की तरह है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है B3N3H6 को।
द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, सेल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? तो पहली बात, सेल कांस्टेंट कहते किसको हैं? मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं ये, ठीक है, और यहाँ आपके पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यहाँ भरा गया है यहाँ बीच में। तो अगर इन दोनों सेल के बीच का जो सेपरेशन है वो है L, और इन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ डिप है मान लीजिए वो है A, तो सेल कांस्टेंट को डिफाइन किया जाता है द सेपरेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स L डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स A। तो ऑब्वियस सी बात है, L यहाँ पे लेंथ है, A एरिया है, तो लेंथ का यूनिट होगा मीटर और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, अगर मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूँ तो 1/मीटर यानी कि पर मीटर, और अगर मैं इसके CGS यूनिट देखूँ तो पर सेंटीमीटर, है ना। तो जो आपका आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पर यूनिट लेंथ होना चाहिए। दैट विल बी, अगर इसके हिसाब से ऑप्शन में आप देखें पर सेंटीमीटर दे रखा, पर ओम पर सेंटीमीटर, पर ओम सेंटीमीटर, और लास्ट वन इज सेंटीमीटर। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पर सेंटीमीटर। दिस वन इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो 10-10 क्वेश्चन का सेट बनाऊँगा। तो सबसे पहली बात तो मुझे मोटिवेशन के लिए आपके लाइक्स की ज़रूरत है। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो आप ज़रूर लाइक करें, और अगर आपके लाइक्स ज़्यादा आते हैं, अगर आपके लाइक्स ठीक ठाक क्वांटिटी में आते हैं जो मुझे मोटिवेट कर सकें, तो मैं आगे भी सीरीज़ को बनाता रहूँगा। और इसी उसमें मैं फिज़िक्स और बायो का भी लेके आऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।